नमस्कार, मैं चनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीति विचारकों के अंतर्गत आज हम रूसो के बारे में चर्चा कर रहे हैं। रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रूसो का ये आदर्श वाक्य, रूसो का विचार है कि समानता ही प्राकृतिक है और असमानता सभ्यता के विकास का ही परिणाम है। वह कहते हैं कि समाज के विकास में असमानता उस समय उत्पन्न हुई जबकि एक व्यक्ति ने भूमि के टुकड़े को घेर कर कहा कि यह मेरा है। तो रूसो ऐसे विचारक जिनका ये मानना है कि जो भी असमानता उत्पन्न हुई है वो संपत्ति की वजह से उत्पन्न हुई है और जब तक मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रह रहा था तब तक वो खुश था, सुखी था। तो मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रूसो का जन्म 1712 में जेनेवा में हुआ। जन्म लेते ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई और इसीलिए उनका पालन पोषण उनके पिताजी के संरक्षण में हुआ। उनके पिता एक कुशल घड़ीसाज थे किंतु अस्थिर चरित्र के थे और उनमें उत्तरदायित्व की भावना नहीं थी। इसलिए रूसो की नियमित शिक्षा की कोई व्यवस्था वो नहीं कर सके। वह अपने पुत्र को अवांछनीय व्यसनों का आदि उन्होंने बना लिया। वह रूसो से रात में रोमांचकारी तथा अवांछनीय पुस्तकें पढ़वाकर सुनते थे, जिसका रूसो की कोमल मन पर, उनकी भावनाओं पर निश्चित ही बुरा प्रभाव पड़ा। तो ये रूसो का जो है बाल्यकाल था, उनका थोड़ा सा जीवन परिचय। रूसो के जीवन में बदलाव तब आया जब 1749 में उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ। इस वर्ष पेरिस की एक अकादमी ने सर्वोत्तम निबंध पर पुरस्कार घोषित किया और निबंध का विषय था विज्ञान तथा कला की, विषय देखिए, विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योग दिया है अथवा उसकी विशुद्धि करने में। तो पेरिस की एक अकादमी एक निबंध प्रतियोगिता रखती है जिसका विषय है विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में अपना योगदान दिया है। अच्छी रूसो जो थे वो जीवन की कटुता को भोग चुके थे और इसके कारण वो समाज के विरुद्ध एक विद्रोही बन चुके थे। उन्होंने अपने निबंध में लिखा कि विज्ञान और कला की प्रगति ने मनुष्य का नैतिक पतन किया है। तो उनसे जुड़ा हुआ ही पर्सन यहाँ पे आ गया इसमें। अतः यदि उसे अपना सरल, सुखी और सद्गुण से युक्त जीवन प्राप्त करना है तो उसे प्राकृतिक जीवन अपनाना चाहिए। तो रूसो का स्पष्ट मत था कि विज्ञान और कला की प्रगति ने मनुष्य का नैतिक पतन किया है। और रूसो ने उसमें लिखा कि हमें फिर से अज्ञान, भोलापन और हमारी निर्धनता दे दो, केवल वे ही हमें सुखी बना सकते हैं। तो फिर से वो अज्ञान, वो भोलापन, वो निर्धनता उन्होंने मांगी। अपने निबंध के माध्यम से समाज को एक संदेश देने की उन्होंने कोशिश की। इस निबंध ने न केवल पुरस्कार जीता बल्कि समाज में एक बहुत बड़ी हलचल मचा दी। पेरिस के साहित्य क्षेत्र में रूसो को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ। इसके बाद सन 1754 में पुनः अकादमी द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता रखी गई, उसमें उन्होंने फिर से भाग लिया और रूसो के निबंध का इस बार विषय था असमानता की उत्पत्ति और उसकी आधारशिला। तो पहले से उस जो निबंध पहला था उनका, जिससे उनका जीवन बदला, उसी से जुड़ा हुआ इसमें भी टॉपिक असमानता की उत्पत्ति और उसकी आधारशिला, क्या कारण है जिसकी वजह से असमानता आई। निबंध में रूसो ने लिखा कि विषमता का
मूल कारण निजी संपत्ति है, जो कि नितांत अस्वाभाविक है। तो असमानता क्यों आई है समाज के अंदर? तो उसका कारण है निजी संपत्ति। जिन्होंने निजी संपत्ति पर अधिकार कर लिया, उनकी सुरक्षा के लिए राज्य का जन्म हुआ। तो देखो राज्य किस प्रकार आता है। वह लिखते हैं कि वह प्रथम व्यक्ति जिसने एक भूभाग पर अधिकार जमा कर यह कहना प्रारंभ कर दिया कि यह मेरी भूमि है, और उसकी बात को अन्य मूर्खों ने स्वीकार कर लिया, वह व्यक्ति ही समाज का संस्थापक है। तो समाज की स्थापना इस प्रकार होती है, और वो विद्यमान क्यों है? क्योंकि निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए उसकी आवश्यकता है, तो वो सुरक्षा के लिए विद्यमान है। अब बात करें रूसो की रचनाओं की, जो रचनाएं जो उनके द्वारा है, तो प्रथम तो दो निबंध जो उनके थे, उन दोनों को इसमें लिया जाता है। उसके बाद में सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक उनकी। उसके बाद असमानता की उत्पत्ति और उसकी आधारशिला, जो दूसरा निबंध था, वो एमिली, डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंस और कन्फेसियस। तो ये उनकी रचनाएं हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक समझौता। अब बात करते हैं सामाजिक समझौता की, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है कि ये सामाजिक समझौता सिद्धांत, ये वो सिद्धांत है जो बताता है कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। जो दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत, ये विकासवादी सिद्धांत, उनसे अलग सामाजिक समझौता सिद्धांत कि मनुष्यों ने आपस में एक समझौता किया है और उसी से राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो हॉब्स, लॉक और रूसो ये उस विचारधारा को फॉलो करते हैं, सामाजिक समझौते की विचारधारा को। तो रूसो क्या कहते हैं? सर्वप्रथम देखते हैं हम मानव स्वभाव। मानव स्वभाव के बारे में क्या कहते हैं? रूसो कहते हैं कि आदिम मनुष्य का स्वभाव लगभग पशुतुल्य, निष्पाप और स्वाभाविक रूप से निर्दोष था। तो वो यूँ नहीं कहते कि वो बिल्कुल ही हिंसात्मक था हॉब्स की तरह, या लोक की तरह ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा वो बुद्धिमान था। ये कहते हैं कि वो पशुतुल्य था, निष्पाप था, निर्दोष था। वह नैतिकता के विचारों से रहित और सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। तो नैतिकता का उन्हें पता ही नहीं था जब वो उस दौर में रहते थे आदिम। रूसो ने इसे एक आदर्श बर्बर, ये शब्द हमें याद रखना चाहिए, राजनीति विज्ञान की परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। आदर्श बर्बर या उत्कृष्ट जंगली, नोबल सवेज, तो ये शब्द काम में लिया जाता है। ये उन्होंने कहा, एक आदर्श बर्बर उन्होंने मनुष्य के लिए काम में लिया। अब बात करें मानव स्वभाव के बाद में प्राकृतिक अवस्था की। प्राकृतिक अवस्था ऐसी दशा थी जिसमें मनुष्य पशु जैसा अकेला जीवन बिताता था। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था वर्तमान मनुष्य की सभी सामाजिक अवस्था से कहीं अधिक अच्छी थी। उनके अनुसार आदि मनुष्य एकाकी और जंगली जीवन व्यतीत करता था। तो ये कहते हैं कि पहले वाली बहुत अच्छी स्थिति थी, बहुत उसमें सुखी था मनुष्य। उसकी इच्छाएं तथा आवश्यकताएं बहुत अधिक सीमित थी, वर्तमान की तरह भागदौड़ नहीं थी, और वह पूर्णतया स्वतंत्र, संतुष्ट और सुखी था। आजकल ये शब्द हमें ढूंढने पड़ते हैं। प्रत्येक मनुष्य अन्य के समान था और छोटे व बड़े का भेद नहीं था। तो इन्होंने उस अवस्था में मनुष्य को सुखी माना है, लेकिन यह अवस्था ज़्यादा समय तक नहीं रह सकी। प्राकृतिक अवस्था की सुख शांति को नष्ट करने का कार्य व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा ने किया। तो संपत्ति जब बीच में आती है तो उसके बाद मनुष्य की मानसिक स्थिति बदल जाती है और वो दूसरों से द्वेषता रखने लग जाता है। तो क्या कहते हैं रूसो? संपत्ति रूपी सर्प मानव समाज में पैदा हो गया और उसकी सुख शांति काफूर हो गई। तो संपत्ति रूपी सर्प जब से आया तब से ये सारी चीज़ें जो है सुख शांति वो सब नष्ट हो गया। व्यक्तिगत संपत्ति की इस धारणा के कारण प्राकृतिक अवस्था में तीव्र संघर्ष प्रारंभ हो गए और जो कुछ लोगों ने ज़्यादा संपत्ति हड़पी वो अमीर बन गए और जिनको ज़्यादा कुछ मिला नहीं वो गरीब बन गए, निर्धन बन गए। तो अमीरों ने निर्धनों पर अत्याचार और निर्धनों ने अमीरों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने प्रारंभ
कर दिए। तो प्राकृतिक अवस्था की सुख शांति ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रही। और क्यों नहीं रही? वो संपत्ति के कारण। संपत्ति के कारण पैदा हुए संघर्ष के कारण उत्पन्न अव्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए व्यक्तियों ने अनुबंध के आधार पर राज्य की स्थापना की। तो इससे अव्यवस्था जो हो गई थी उससे छुटकारा पाने के लिए राज्य की स्थापना हुई। इस असहनीय शक्ति से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा अपने समस्त अधिकारों का समर्पण किया गया। किंतु यह समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं वरन मानव समाज के लिए किया गया। यह नहीं है कि सारे लोगों ने इकट्ठे होकर के और एक व्यक्ति को सारी शक्तियां दे दी, उन्होंने संपूर्ण समाज को अपनी सारी शक्तियां दी थी। तो ये समर्पण एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए किया गया था। समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है। यहाँ पे आपको हॉब्स और रूसो और लोक, इन तीनों में अपने को अंतर महसूस होता है। समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहते हुए कार्य करते हैं। रूसो के शब्दों में सामान्य इच्छा, जनरल विल, ये रूसो का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। अगले चैप्टर में इसको देखेंगे। रूसो के शब्दों में समझौते के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन समर्पित कर देता है। तो अपने व्यक्तित्व और संपूर्ण शक्ति को सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन समर्पित कर देता है। अनुबंध द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के अपने पूर्ण व्यक्तित्व शक्तियों को एक ही राशि या ढेर में मिला दिया जाता है और व्यक्ति स्वयं उस राशि या ढेर का एक अविभाज्य अंग बन जाता है। इस प्रकार के पारस्परिक सहयोग से उत्पन्न समूह का नाम ही राज्य राजनीतिक समाज है। तो ये इस प्रकार एक सामान्य इच्छा में वो व्यक्ति या संपूर्ण समाज के सभी व्यक्ति जो है उनकी शक्तियाँ उसमें निहित हो जाती हैं। तो यह इस प्रकार से एक समझौता होता है और अव्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए। अब देखते हैं सामाजिक समझौता की विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत की? प्रथम देखें, रूसो के समझौते के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के दो रूप दिखाई पड़ते हैं। प्रथम व्यक्तिगत और दूसरा समूहगत। समझौते के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने समस्त अधिकारों का समर्पण कर देता है संपूर्ण समाज के प्रति। अब चूंकि व्यक्ति स्वयं भी इस संपूर्ण समाज का सदस्य होता है, इसलिए समाज का सदस्य होने के नाते समूहगत व्यक्तित्व के आधार पर अपनी वे शक्तियाँ वह फिर से प्राप्त कर लेता है। तो अपनी समस्त शक्तियाँ उस, जैसे बताया कि उस राशि या ढेर में वो मिला देता है और वो भी चूँकि उसी का एक भाग है तो वो पुनः शक्तियाँ उसको मिल जाती हैं। दूसरा, इस समझौते के आधार पर व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं होगी वरन वो व्यक्ति जो है वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करेगा, क्योंकि जनहित में कार्य करना या कर्तव्य भावना का पालन करना ही स्वतंत्रता है। इस पे बहुत विवाद, ये बिंदु जो 2 नंबर बिंदु है स्वतंत्रता संबंधित, ये बहुत विवादित इनका रहा है, क्योंकि ये कहते हैं कि स्वतंत्रता के लिए हम उसे बाध्य करेंगे और स्वतंत्रता का मूल अर्थ ही इन्होंने इसमें बदल दिया है। इसलिए जब राज्य मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि जनहित के लिए कार्य करने के लिए बाध्य करेगा तो वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। इस प्रकार राज्य की असीमित शक्ति से व्यक्ति की स्वतंत्रता का अंत नहीं होगा वरन उसे वास्तविक नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो स्वतंत्रता का इसमें जो अर्थ है वो बदल दिया गया है। जनहित में कार्य करना या कर्तव्य भावना का पालन करना ही स्वतंत्रता माना गया। मनुष्य की स्वयं की इच्छा का उसमें महत्व नहीं है, महत्व है जनहित का। तो जनहित के लिए काम करना ही स्वतंत्रता माना गया है, इसलिए इसमें यह विवादित बिंदु रहा है। तीसरा बात करें विशेषता की, तीसरी विशेषता वो है कि समझौते के आधार पर जिस समय जनरल विल इच्छा का निर्माण होता है वह सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों के लिए सर्वोच्च होती है और प्रत्येक व्यक्ति
उसके अधीन होता है। यह सामान्य इच्छा ही राज्य, प्रभु, शक्ति आदि सब कुछ है। तो जो सामान्य इच्छा है वो सामान्य इच्छा ही, उसी को हम राज्य कह सकते हैं, उसी को प्रभु कह सकते हैं और उसी को शक्ति कह सकते हैं। तो सारी जो है वो संज्ञा उन्हीं को दी गई है। चौथी विशेषता देखें, समझौते के आधार पर निर्मित सामान्य इच्छा सदैव ही न्याय युक्त होती है। तो उसकी वो न्याय से युक्त है या नहीं, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। और जनहित उसका लक्ष्य होता है। व्यक्ति स्वयं अपने हित के संबंध में विचार नहीं कर सकता, क्योंकि उसका हित तो सामान्य इच्छा द्वारा निर्देशित मार्ग पर चलने में ही है। तो अपनी स्वयं की इच्छाएं, अपने स्वयं के जितने भी अभिलाषाएं हैं वो सामान्य इच्छा में समाहित हो जाती हैं। पांचवी विशेषता देखें, यह सामाजिक समझौता मनुष्यों की स्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर देता है। व्यक्ति के आचरण में नैतिकता आ जाती है। रूसो के शब्दों में, जो कुछ समझौते से मनुष्य खोता है वह है प्राकृतिक स्वतंत्रता और किसी भी वस्तु को पाने का असीमित अधिकार। तो जो समझौते से जो कुछ मनुष्य खोता है वह क्या खोता है? वो खोता है प्राकृतिक स्वतंत्रता, वो खोता है किसी भी वस्तु को पाने का असीमित अधिकार, और जो कुछ वह पाता है वह है सामाजिक स्वतंत्रता और अपनी वस्तुओं पर स्वामित्व। तो खोता है यहाँ पे प्राकृतिक स्वतंत्रता और किसी भी वस्तु को पाने का अधिकार, और जो पाता है वह है सामाजिक स्वतंत्रता और अपनी वस्तुओं पर, जो वस्तुएं उसके पास है उस पर स्वामित्व। तो ये इस प्रकार विशेषताएं थी सामाजिक समझौते सिद्धांत की। रूसो केवल सामाजिक समझौते को स्वीकार करता है, राजनीतिक समझौते को नहीं। समझौते से किसी सरकार की नहीं बल्कि सामान्य इच्छा पर आधारित प्रभुत्व संपन्न समाज की स्थापना होती है। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि राजनीतिक समझौते को वो स्वीकार नहीं करता है और सामान्य इच्छा पर आधारित संपूर्ण प्रभुत्व समाज की स्थापना होती है। रूसो के समाज या राज्य की सर्वोच्च शक्ति सामान्य इच्छा है, जो, अब ये चीज़ें भी आपको जानना जरूरी है सामान्य इच्छा की, जो असीमित है, अविभाज्य है, विधि का स्रोत है और आदर्श होती है। अगर कोई पूछे सामान्य इच्छा की विशेषताएं बताइए, तो वहाँ पे आपको है कि सामान्य इच्छा असीमित है, सामान्य इच्छा अविभाज्य है, उसका विभाजन नहीं किया जा सकता, वो विधि का स्रोत है और आदर्श होती है। इस प्रकार रूसो के समझौते द्वारा उस लोकतंत्रीय समाज की स्थापना होती है जिसके अंतर्गत संप्रभुता संपूर्ण समाज में निहित है और शासन कार्य सामान्य इच्छा के आधार पर किया जाता है। तो एक लोकतंत्रीय समाज की स्थापना होती है जिसके अंतर्गत संप्रभुता जो है वो संपूर्ण समाज में निहित मानी जाती है और सामान्य जो शासन कार्य है वो सामान्य इच्छा के आधार पर किया जाता है। तो ये था रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत, वो सिद्धांत जिसके आधार पर राज्य की स्थापना मानी जाती है। तो रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत। धन्यवाद।